नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने जो भी कार्य होगा वो उस कार्य में लगे हुए होंगे। ठीक है, चलिए आप लोग को ले चलते हैं अगले क्लास में। और पिछले क्लास में त्रिभुज के बारे में बताया गया था, तो त्रिभुज की क्लास आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि क्षेत्रमिति का शुरुआत त्रिभुज से ही होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्लास त्रिभुज का था, उसमें त्रिभुज के बारे में हमने बतलाया था त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कोण के अनुसार, भुजा के अनुसार। चलिए इसमें भी देखते हैं, चतुर्भुज को हम लोग देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल को देखते हैं और इससे हम समझते हैं किस आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और किस आकृति को कौन सा चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि चतुर्भुज कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें आकृति दे दिया जाएगा और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, कोण निकालने के लिए बोलेगा, भुजा निकालने के लिए बोलेगा। तो जब तक हम लोगों को आकृति क्लियर नहीं होगा तब तक हम उसका आंसर नहीं कर सकते हैं। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल, इसका अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। तो सबसे पहला जो चतुर्भुज का भाग है, अर्थात कि हम चतुर्भुज को सबसे फर्स्ट में देखते हैं तो समचतुर्भुज है। ठीक है, लिखे हैं हम। ठीक है, तो ये समचतुर्भुज किसको कहेंगे? तो ऐसे चतुर्भुज जिसके चारों कोण आपस में बराबर होता है उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने लिख दिया ए बी, अर्थात कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये चारों भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो हम उसे समचतुर्भुज कहेंगे। और आमने सामने की भुजा, अर्थात कि ए बी समानांतर डी सी एंड बी सी समानांतर ए डी, ये दोनों जो भी चतुर्भुज ये दोनों बात को फॉलो करेगा उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका क्षेत्रफल अगर निकालना रहेगा, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसको में होता है 1/2 गुने d1 गुने d2। अब d1 d2 क्या है? तो समचतुर्भुज को विकर्ण जो है उन दोनों को आपस में गुना करने से इसका क्षेत्रफल निकल जाता है, या निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है, लंब कहने का मतलब कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को जब क्रॉस करता है तो दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसको में हम विकर्ण, एक पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण को गुना करके 1/2 से अगर भागा दे देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। परिमिति के लिए हो गया 4 गुने भुजा, जो भी हो उसको हम 4 से गुना कर देंगे, इसका परिधि निकल जाएगा। ठीक है, अब चलिए समांतर चतुर्भुज में इसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर और समानांतर दोनों होती है। सिर्फ आमने सामने की ए बी बराबर समानांतर डी सी एंड बी सी बराबर और समानांतर डी ए। ठीक है, अर्थात कि ये भुजा का बराबर, ये इधर वाला भुजा इधर वाला का भुजा के बराबर अगर होगा तो हम इसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का, और इसके विकर्ण जरूरी नहीं कि एक दूसरे को लंब ही हो। ठीक है, अर्थात कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को अगर काटे तो कोई जरूरी नहीं है कि एक दूसरे पर लंब हो, अर्थात कि 90 डिग्री काटे, लेकिन ये जरूरी है कि उसके विकर्ण को 2 बराबर भागों में काटते हैं। अर्थात कि चतुर्भुज का कोई भी विकर्ण
चतुर्भुज का अधिक जो विकर्ण है एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, चलिए इसको में देखते हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग। क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई होता है। अब ये प्रश्न यहाँ पे आ गया कि ऊंचाई कहाँ से आया, तो ऊंचाई इसके लिए निकालना पड़ेगा दोस्त। ये ऊंचाई होता है क्योंकि इसकी भुजाएं तिरछी होती है, तो ये ऊंचाई एक अलग से निकालना पड़ेगा हमको, तब हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, और तो इस क्षेत्रफल निकालने के लिए इसके ऊंचाई की आवश्यकता होगी, जो हम लोग को निकालना पड़ेगा, या प्रश्न में दिया हुआ रहेगा तो हम आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए अब इसकी परिमिति निकालना है, तब कैसे निकालेंगे। परिमिति में होता है 2 इंटू पहला भुजा या आधार लिख सकते हैं जोड़ चौड़ाई। ठीक है, इससे हम निकाल लेंगे। अब उसके बाद तीसरा है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने अर्थात कि ए बी समानांतर DC, ये दो भुजा आपस में समानांतर होता है, बाकी दो भुजा जो होता है असमानांतर होता है, वो दोनों समानांतर नहीं होता है। अर्थात कि यहाँ पे लिख सकते हैं ए BC जो है और यहाँ पे AD जो है वो आपस में समानांतर नहीं है। ठीक है, इसको या तो छोड़ दीजिए, असमानांतर नहीं लिखना है। AB समानांतर DC, सिर्फ एक जोड़ा भुजा आपस में समानांतर होती है और अगले जो एक जोड़ा एक भुजा है वो आपस में समानांतर नहीं अर्थात कि असमानांतर होती है। ठीक है, वैसे चतुर्भुज को हम लोग समलंब चतुर्भुज कहेंगे, ट्रिपीजियम कहेंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा बराबर 1/2 आसन यदि समानांतर भुजाओं का योग। ठीक है, समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। इसमें भी ऊंचाई निकालना होगा। ये ऊंचाई हो गया, ऊपर वाला शीर्ष से नीचे वाले भुजा पर लंब डाल देंगे। इसमें भी उसी तरह से करेंगे, ऊपर वाला जो शीर्ष रहेगा उससे लंब डाल देंगे तो इसका ऊंचाई निकल जाएगा, और उसको हम गुना कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब है कि भुजाओं परिमिति अगर निकालना रहेगा तो चारों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा। परिमिति अगर निकालना हो या निकालना रहेगा तो चारों भुजाओं को योग करना होगा। ठीक है, अब इससे हम लोग निकाल लेंगे, इससे निकाल लेंगे और हम लोग आगे और भी समझाएंगे। जब प्रश्न जब करेंगे तो और आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगा। हमने पहले बेसिक जानकारी के लिए सोचा कि पहले यही बतला देते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्षेत्रफल बराबर और परिमिति किसका, अब हमको वर्ग दिया हुआ है, वर्ग कहेंगे कि इसको, पहले इस बात को हम लोग को समझ लेना है। इसमें है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए और चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, जिस तरह से समचतुर्भुज में हुआ था। ठीक है, तो अर्थात कि इसमें एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D 90 डिग्री। ठीक है, ये सबसे पहला प्रायोरिटी है। और इसके चारों भुजाएं आपस में बराबर, जैसे इसका भुजा आपस में बराबर था
वैसे समानांतर तो होगा ही, जब 90 डिग्री एक दूसरे को काटेंगे तब तो भुजाएं समानांतर होगी ही। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चारों भुजाएं के कोण एक दूसरे पर लंब होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, जो भी भुजा होगा उसको हम लोग वर्ग कर देंगे, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। परिमिति 4 गुने भुजा। ठीक है, और इसका अगर विकर्ण निकालना रहेगा, भुजा दिया हुआ रहेगा, ये जो विकर्ण मान लिया कि है, तो इसका लंबाई हमको निकालना रहेगा, तो हम लोग विकर्ण का लंबाई बराबर क्या करेंगे, √2 गुने भुजा। ठीक है, इससे निकाल लेंगे। अब चलिए आयत की तरफ चलते हैं और आयत को हम लोग निकालते हैं। कैसे करेंगे, आयत में क्या है कि इसका भी एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, इसके भी चारों कोण 90 डिग्री का होगा, तभी हम इसको आयत कह सकते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, अर्थात कि ये वाला भुजा ये वाला का भुजा बराबर, ये वाला और ये वाला का, अर्थात कि ए बी बराबर डी सी एंड ए डी बराबर बी सी। ठीक है, अर्थात कि बिल्कुल समांतर चतुर्भुज की जैसा ही है, लेकिन इसमें कोण जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो समांतर चतुर्भुज से अलग कर देता है। ये रेक्टेंगल इसको बोलते हैं हम लोग। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई, ये भी हो गया। परिमिति निकालना रहेगा, तो हम लोग 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये हो गया। ठीक है, ये दोनों फार्मूला हम लोग को यूज कर लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। हमने देखा कि क्षेत्रफल निकालने के लिए दो भुजाओं को जोड़ना ही है, तो इसका मात्रक हमेशा हम लोग को कहीं भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 बार गुना हो गया, लंबाई और चौड़ाई दोनों गुना हो रहा है। ठीक है, तो मान लिया कि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दोनों गुना हो गया, मीटर 2 बार गुना हो गया, मिलीमीटर रहेगा तो मिलीमीटर 2 बार गुना हो गया, किलोमीटर 2 बार गुना हो गया, अर्थात कि इसका कहीं भी क्षेत्रफल लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, इस तरह से ही लिखेंगे, अर्थात कि क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में ही लिखना है। त्रिभुज का हो, चतुर्भुज का हो, परिधि का क्षेत्रफल हो या किसी का भी क्षेत्रफल हो, घन घनाभ में भी क्षेत्रफल पढ़ने के लिए मिलेगा, तो उसमें भी क्षेत्रफल को हम लोग को मीटर स्क्वायर में लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है, मिलीमीटर स्क्वायर में लिखना है। अब चलिए वृत्त के बारे में समझते हैं। वृत्त क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और केंद्र किसको कहते हैं, त्रिज्या किसको कहते हैं, परिधि किसको कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, व्यास के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, जीवा के लिए क्या करेंगे, त्रिज्या खंड के लिए क्या करेंगे, और एक और है चाप के लिए क्या यूज करेंगे। तो ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट से परिधि खींची जाती है उसको हम लोग पॉइंट को, सेंटर को केंद्र कहते हैं। ठीक है, सेंटर ही कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी, अर्थात कि सेंटर से परिधि तक के दूरी को त्रिज्या कहते हैं, रेडियस। और परिधि से सेंटर होते हुए जो दूरी है उसको हम लोग व्यास कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी ऐसे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थात कि एक वृत्त में हम अनंत त्रिज्या व्यास खींच सकते हैं। अब उसके बाद केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गया, परिधि, ये जो लाइन है उसी को हम लोग परिधि कहते हैं।
तो ये परिधि हो गया सर्क्यूफ्रेंस। उसके बाद है एरिया। एरिया जो समतल पर गोलाकार आकृति के द्वारा जो भाग ढकता है उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये एरिया हो गया। इस तरह का जो परिधि के द्वारा जो ढके गया क्षेत्र है उसे हम क्षेत्रफल कहेंगे। व्यास अर्थात कि डायमीटर, डायमीटर परिधि से सेंटर होते हुए जो दूरी है उसको हम लोग व्यास कहेंगे। और वृत्त में कहीं भी परिधि से परिधि तक की दूरी रहेगा उसको हम लोग जीवा कहेंगे। अर्थात कि यहाँ ऐसे अगर कट रहा है तो इसको हम लोग जीवा कहेंगे, परिधि से परिधि तक। यहाँ भी ये भी जीवा हो गया। यो है, ए है, बी है, सी और डी है, ये भी जीवा हो गया। अर्थात कि सी और डी जीवा है। सी यहाँ पे अगर मान लिया कोई नाम देते हैं ई और एफ, तो ई और एफ भी जीवा है। हम ये भी कह सकते हैं कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा व्यास होता है। ठीक है, व्यास को भी हम जीवा कह सकते हैं। अर्थात कि परिधि से परिधि तक की दूरी हमको लेना है, लेकिन व्यास में नहीं, जीवा को व्यास नहीं कह सकते, इसलिए कि सेंटर से जाने वाला ही व्यास होता है। और जीवा में कोई जरूरी नहीं कि सेंटर से जाओ, कहीं भी दूरी हो, परिधि से परिधि तक की दूरी केवल होनी चाहिए। ठीक है, जीवा समझ गए। अब है त्रिज्या खंड। त्रिज्याओं के द्वारा जो वृत्त में भाग बन जाता है उसे हम त्रिज्या खंड कहते हैं। खंड मतलब भाग होता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग से समझा देते हैं। ये बता रहे हैं, ये सेंटर मान लिया कि है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम लोग त्रिज्या खंड कहते हैं। ये जो दूरी हुआ वो त्रिज्या खंड कहलाएगा। त्रिज्या खंड ए ओ बी। ठीक है, या इसको हो गया। और यहां से यहां तक के जो दूरी है, ठीक है, परिधि की, जो परिधि का जो भाग हो गया, त्रिज्या के द्वारा जो परिधि में भाग आ गया उसको हम लोग चाप कहेंगे। अर्थात कि चाप ए बी लिखेंगे। ठीक है, ये चाप ए बी, यहाँ से यहाँ तक के जो परिधि का भाग जो बना उसको हम लोग चाप कहेंगे। और पूरा क्षेत्रफल में जो अलग भाग हो गया, पूरा क्षेत्रफल को जो भाग कहा उसको हम लोग त्रिज्या खंड कहेंगे। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग निकालने के लिए फार्मूला देखते हैं। इसको हम लोग आर से लिख देते हैं। त्रिज्या खंड को रेडियस अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको आर से लिख देते हैं। और उसके बाद परिधि निकालना रहेगा तो 2 पाई आर यूज कर लेंगे। क्षेत्रफल रहेगा तो पाई आर स्क्वायर यूज कर लेंगे। व्यास में 2r। जीवा का कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है। ठीक है, इसको प्रश्न के अनुसार हम लोग निकालेंगे। त्रिज्या खंड के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। और चाप की लंबाई निकालने के लिए पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ठीक है, इससे हम लोग निकाल लेंगे। अब चलिए, एक वृत्त में बहुत फार्मूला आते रहता है, माने वृत्त के साथ एक फार्मूला अटैच रहता है जो वलय का क्षेत्रफल देते रहता है। इसके अंदर में इस तरह से आकृति रहता है, मतलब कि एक केंद्र से 2 वृत्त बनाई जाती है और इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना रहता है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर स्क्वायर से इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। अब बड़ा आर कौन हो गया? तो बड़ा वृत्त वाला बड़ा आर लिख दिए, छोटा वृत्त का त्रिज्या को छोटा आर लिख दिए। और इस तरह से हम लोग हल करेंगे तो इससे हम निकाल सकते हैं। अर्थात कि दोनों को क्षेत्रफल अलग भी निकाल कर एक दूसरे में घटा देंगे तभी निकलेगा, और इस फॉर्मूला से भी निकालेंगे, एक ही बार में निकालेंगे तभी निकलेगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम लोग समझ लिए कि ये वलय इसको बोला जाता है। ठीक है ना दोस्त? ठीक है दोस्तों, थैंक यू। देखते रहिए जीके स्टडी चैनल, और नेक्स्ट क्लास में हम इस पर सारे प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। थैंक यू।